हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ओके, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शुद्ध व्यापार है। शुद्ध व्यापार का मतलब क्या है कि इसमें हम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु के बदले में हम वस्तु के व्यापार की बात करेंगे। यहाँ हम मुद्रा में नहीं मापेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम इनको शुद्ध व्यापार सिद्धांत कहते हैं। डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में इस सिद्धांत के बारे में बताया था। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार से हैं। 2x2 मॉडल, इसका मतलब 2x2 का मतलब इसमें 2 साधन हैं और 2 देश हैं। क्लियर? इसलिए इसको हम 2x2 मॉडल भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है 2x2 मॉडल। तो ये मॉडल क्या कहलाता है? 2 देश और 2 साधन है। दूसरी इसकी क्या मान्यता है? श्रम की उत्पादन जो है एक ही मात्र साधन हमने लिया, वो है श्रम, और श्रम को ही हमने लागत के रूप में लिया है। क्लियर? इसमें तीसरी, श्रम की सभी इकाइयाँ हम एक जैसी लेंगे, समान प्रतिफल का नियम लेंगे। साधन है देश के अंदर तो पूर्णतः गतिशील मिलेंगे, नहीं कोई भी साधन देश में कहीं भी आ जाए, लेकिन देश से बाहर पूर्णतः गतिहीन नहीं जा सकता, प्रतिबंध है। तो अगले, यातायात लागत नहीं लेंगे, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता लेगी, और वस्तु की मांग स्थिर रखेंगे और सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखेंगे इसे हम। तो सबसे पहला इसका टाइप है लागतों में निरपेक्ष अंतर। एडम स्मिथ ने ये इसके बारे में बताया था, लागतों में निरपेक्ष अंतर। इसका ये क्या है कि एडम स्मिथ ने कहा कि जब 2 देशों की लागतों में निरपेक्ष अंतर पाया जाता है तो इससे दोनों देश अगर आपस में व्यापार करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। क्लियर? एक देश किसी वस्तु, निरपेक्ष लागतों में अंतर क्या होता है? एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर उत्पादित कर लेता है तथा दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को पहली देश की तुलना में काफ़ी कम लागत पर उत्पादित कर लेता है। इस प्रकार एक देश एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करके उसका अधिक उत्पादन करता है तथा उसका निर्यात करता है, और दूसरे देश से दूसरी वस्तु का आयात करता है जिसमें दूसरे देश ने विशिष्टता प्राप्त की है। देखो, एक टेबल में हमने इस बात को अच्छे से समझाया है। क्या कहना चाहता है यहाँ पर? यहाँ हमने 2 देश लिए, भारत नेपाल, 2 वस्तु ली, चावल और गेहूं। श्रम है इसके लागत के रूप में है। भारत में देखो, चावल की एक श्रमिक है 2 इकाइयाँ पैदा करता है, गेहूं की 4। नेपाल में वही श्रमिक चावल की 4 इकाई और गेहूं की 2 इकाई। अगर व्यापार से पहले की स्थिति देखें तो विश्व में चावल का उत्पादन कितना हुआ? 6 इकाई, और गेहूं का हुआ 6 इकाई। अब हम बात करते हैं, अगर ये दोनों देश व्यापार करते हैं तो भारत अपने सारे साधन हटाकर, देखो साफ दिखाई दे रहा है कि भारत को गेहूं में निरपेक्ष लागत कम है और नेपाल को चावल में निरपेक्ष लागत कम है। इस तरह से दोनों देश व्यापार करते हैं तो भारत अपने सारे साधन चावल से हटाकर किस में लगा देता है? गेहूं में। तो गेहूं का एक चावल का श्रमिक हटकर गेहूं में लग गया, तो गेहूं का उत्पादन हमने लिया था स्थिर पैमाने का प्रतिफल, तो 4 दूना 8 हो गया, डबल कर दिया हमने। इसी तरह से नेपाल ने गेहूं से श्रमिक हटाकर किस में लगा दिया? चावल में, तो 4 दूनी 8, तो नेपाल में भी चावल का उत्पादन कितना हो गया? 8, क्योंकि श्रम ही दोनों पे एक श्रम था। हमने दोनों श्रमिक गेहूं पे लगा दिए भारत ने, और नेपाल ने दोनों श्रमिक चावल पे लगा दिए, इसलिए कुल उत्पादन दोनों में 8-8 इकाई का हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि भारत को 2 इकाइयों का नुकसान हुआ चावल का, लेकिन 4 का फायदा हो गया गेहूं में। नेपाल में 4 इकाई चावल फायदा हो गया और 2 इकाई चावल का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर व्यापार की शर्तें देखो क्या बन गई कि भारत 1 इकाई चावल, यानी ये 2 है, इधर ले जाएंगे 4 की तरफ, तो भारत में 1 इकाई चावल 2 का क्या हो जाएगा? 4/2, तो कितना आ जाएगा? 2 इकाई गेहूं लागत आ जाएगी। यानी 1 इकाई चावल की लागत क्या है? 2 इकाई गेहूं। तो और नेपाल में क्या है? इस 4 को हम इधर ले जाएंगे, ये ऐसे ही निकालेंगे। नेपाल की 1 इकाई चावल, तो गेहूं की कितनी लागत है? 2/4, यानी 1/2 इकाई गेहूं है। क्लियर? तो भारत, ये हमारी क्या हो गई? शर्तें हो गई। भारत 1 इकाई चावल, 2 इकाई, इसको इससे इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो इस तरह से आ जाएगा 1 इकाई चावल बराबर 2 इकाई गेहूं। तो भारत क्या कहेगा कि मुझे 1 इकाई चावल के लिए, क्योंकि चावल का आयात करना पड़ेगा और गेहूं का निर्यात करेगा भारत। नेपाल है वो क्या करेगा? चावल का निर्यात और गेहूं का आयात भारत से। तो
तो क्या शर्तें होंगी भारत की? इन शर्तों के आधार पर क्या पढ़ेंगे हम कि भारत कहता है मुझे 1 इकाई चावल के लिए गेहूं की 2 इकाई से कम गेहूं मुझे नहीं चाहिए। मुझे 1 इकाई चावल अगर मेरे को चाहिए, मेरे को दोगे तो मैं 2 इकाई से कम गेहूं आपको दूंगा। सुन में आया? क्योंकि भारत तो गेहूं दे रहा है ना। क्लियर हो गई बात? तो भारत क्या कह रहा है, मैं तुम्हें 2 इकाई से कम गेहूं दूंगा, 2 इकाई से कम, लेकिन बदले में मुझे क्या कितना चाहिए? कम से कम 1 इकाई चावल। नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है मैं 1 इकाई चावल के लिए गेहूं की आधी इकाई से ज़्यादा गेहूं चाहूँगा। यानी कि भारत तो उसे 2 से कम देना चाहता है और नेपाल आधे से थोड़ी ज़्यादा चाहता है। क्लियर? उसी 1 इकाई चावल के लिए। तो दोनों का सौदा यहाँ पर हो जाएगा और इस बात को हमने डायग्राम के द्वारा समझा दिया है। यहाँ देखिए व्हीट लिया, इधर राइस लिया। भारत की क्या बनी? ये 0.5 हाफ लिया था और ये 1। भारत क्या कहता है 1 इकाई चावल के बदले में कितना गेहूं दे सकता है? वो 2 इकाई से कम। तो हमने 2 इकाई खींच दी यहाँ पर। क्लियर हुई है बात? 2 इकाई से कम खींचा ना हमने यहाँ पर। ये देखो 1 से 2 मिला दिया। भारत का यही था कि भारत कह रहा है मैं उसे 2 इकाई से कम दूंगा। नेपाल क्या कहता है मैं इस 1 इकाई चावल के लिए आपसे आधी इकाई से ज़्यादा गेहूं चाहूँगा। तो इस तरह से ये जो एरिया आ गया, ये दोनों की व्यापार की शर्तें होंगी। इसके बीच में दोनों का कहाँ व्यापार होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों व्यापार यहाँ पर करेंगे। अब तीसरी स्थिति कौन सा है? लागतों में सापेक्ष अंतर। ये रिकार्डो ने दिया है। क्लियर?